आज रात फेड की है अहम बैठक जिसमें ब्याज दरों पर अमेरिका में होगा फैसला और उससे पहले दुनिया भर के बाजारों से हल्की सुस्ती और कमजोरी के संकेत। कल की शानदार तेजी के बाद भारतीय बाजारों में आज कमजोर शुरुआत के आसार, उसके बाद के एक्शन पर रहेगा फोकस। स्वागत है आप सबका शेयर बाजार लाइव में। नमस्कार, मैं हूं अनिल सिंघवी और नमस्कार, मैं हूं दीपांशु भंडारी। एक्शन के लिए हो जाइए तैयार क्योंकि आज है बड़ा फैसला। मिड वीक ट्रेडिंग सेशन भी है सर, और हमारे बाजार तो बढ़िया एक्शन में है। क्या ये फॉर्म बरकरार रहेगा, ये जानना है आपके साथ आज। बड़ा सवाल यही है दीप कि इस बड़ी बैठक के पहले अपनी पोजीशन कैसी रखें, Exactly. किस तरह से आगे बढ़े और कल की क्या तैयारी करें। और कल वायदा कारोबार के हफ्ते की एक्सपायरी भी है और आज देर रात अमेरिका में फेड पर फैसला आएगा। इन सब के बीच पहले देख लीजिए आज जिन संकेतों के दम पर हमें ट्रेडिंग सेशन की करनी है शुरुआत। आज के ट्रिगर्स, अमेरिकी बाजारों में फिर से कमजोरी रही, लेकिन आज रात फेड ब्याज दरें बढ़ाने वाला ही बढ़ाएगा, ये पक्का है। कितनी, यही जानना बाकी है। 300 अंक नीचे बंद हुआ है डाउ कमजोरी के साथ। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया पीसीए से बाहर हो चुका है। अब कोई भी बैंक ऐसा नहीं है जो कि पीसीए में बचा हो। सरकारी बैंकों पर विशेष चर्चा करेंगे आज हम स्टॉक्स के लिहाज से भी। गाड़ियों में अब सीट बेल्ट और ज़रूरी होगा, सीट बेल्ट के साथ सीट बेल्ट अलार्म जरूरी होगा। अगर आप नहीं लगाएंगे तो अलार्म बजेगा। किसी में बजता है, किसी में नहीं बजता है, और वार्निंग भी अलग अलग तरह की आती है। देखिए बड़ी इंटरेस्टिंग खबरें आ रही है सेफ्टी के लिहाज से। एसीसी अंबुजा में पूरे बोर्ड की रीस्ट्रक्चरिंग होने के बाद सारी की सारी स्टेक अदानी ग्रुप ने अपनी प्लेज की और प्लेज करके लगभग 1 लाख करोड़ रुपए का कर्ज लिया है। ये एक बड़ा डेवलपमेंट एसीसी अंबुजा के लिहाज से भी होता हुआ दिख रहा है, तो इन सब पर रखिएगा नजर। बिल्कुल, तो खबरें तो आज बहुत सारी हैं। स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन भी हम हमारे बाजार में लगातार देख रहे हैं, हमारी आउट परफॉर्मेंस भी देख रहे हैं। इस पर क्या इम्पैक्ट होगा सर, ये तो करेंगे ही चर्चा, पर पहले थोड़ा जो आज का बड़ा इवेंट है उस पर जान लेते हैं आपकी राय। एक तो बाजार थोड़ा फिर से अमेरिकी बाजार फिसले हैं और इवेंट की भी तैयारी हो रही है। जो सस्टेन एक बार लग रहा था कि शायद बाजार तैयार हो गए हैं, हाइक के लिए प्राइस इन कर लिया है, वो कल तो एटलीस्ट स्क्रीन में दिखा नहीं जिस तरह से वॉलेटिलिटी थी। आपका क्या नजरिया है सर? देखिए अमेरिकी बाजार, जाहिर सी बात है कि इस बड़ी बैठक के पहले सावधानी के मूड में, और वो सावधानी गलत नहीं है। कल वैसे भी हमें ये तो अंदाजा था कि अमेरिका में एक कमजोरी भरा सेशन रहेगा। लगभग 100 पॉइंट डाउ फ्यूचर्स नीचे थे, राइट। उसके बावजूद हमारे बाजार मजबूती के साथ बंद हुए 300 पॉइंट नीचे अमेरिका के बाजार। और कल इंटरेस्टिंग चीज देखिए दीपा, कल खुले सीधे अमेरिकी बाजार फिर से 30,550 के आसपास ट्रिपल बॉटम बनाया। हाँ। और उसके बाद वहां से 300-400 पॉइंट रिकवर भी हुए। बाद में फिर से मिड सेशन में बिकवाली हुई और कल का डाउ का लो है 30,460 का। तो वही जो 500 के आसपास की जो रेंज है, 50 पॉइंट इधर 50 पॉइंट उधर, वहीं पर सपोर्ट लेकर अमेरिकी बाजार रुके हैं। अब ये इंटरेस्टिंग चीज है कि जिस लेवल पर अमेरिका आज कल रात को बंद हुआ है वो एकदम मेक और ब्रेक वाले लेवल है। अगर अमेरिकी बाजार को घूमकर एक रिकवरी दिखानी तो बहुत अहम सपोर्ट लेवल पर, जहां पर 3 दिनों में 3 बार बॉटम आपने बनाया, करेक्ट, तो यहीं से घूमना चाहिए और घूमने के लिए परफेक्ट जगह है। लेकिन अगर वो होता है ना कि जो सबसे बड़ा अहम सपोर्ट होता है, अगर आप उसको तोड़ दें और उसके नीचे चले जाए तो फिर वो बड़ी रुकावट भी बन जाता है। सो आई थिंक फेड की मीटिंग से ये पता चलेगा कि अमेरिकी बाजार 30,500 के ऊपर बंद होने में कामयाब। फेड की मीटिंग के बाद अमेरिका कहाँ खुलेगा और क्या करेगा वो इंपॉर्टेंट नहीं। कल अमेरिका में आपको क्लोजिंग देखनी है। अगर क्लोजिंग 30,500 30,400 के नीचे होती है तो फिर अमेरिकी बाजार कुछ और बड़ी गिरावट के लिए तैयार हो रहे हैं, उसकी हमें तैयारी करनी होगी। और अगर वहीं पर दिन के दौरान एक बार समझो नीचे चला भी जाए, जाकर 30,500 के आसपास मैनेज कर ले बंद होने के लिहाज से, 5-50 पॉइंट एग्जैक्टली मैं नहीं बता सकता, उतना मुझे एकदम लेवल याद नहीं रहते हैं, डाउ के ध्यान नहीं रहता है, बट अंदाज से मैं 30,500 बोल सकता हूँ जहां पर स्ट्रॉन्ग सपोर्ट। अगर उसके ऊपर वापस से बंद हो गए तो भले 100-200 पॉइंट घट भी जाए तो चिंता की बात नहीं। तो ब्रॉडली 30,500 के आसपास का एक्शन क्लोजिंग के लिहाज से इंपॉर्टेंट होगा। ये प्योरली मैं मार्केट के लिहाज से आपको बता रहा हूँ जो आपने, तो वो एक बेस का सपोर्ट है। हाँ, ये सपोर्ट है, मेक और ब्रेक लेवल आपके लिए यही है। वैसे क्या एक्शन हो सकता है सर? ये तो अमेरिका की बात हो गई, बट क्योंकि ग्लोबली सेंट्रल बैंक्स पॉलिसी रेट्स बढ़ाने के मूड में, हमारे बैंक की भी अगले हफ्ते पॉलिसी है, और अगर ये बढ़ी तो 5वीं लगातार बढ़त इस साल होगी। आई डोंट थिंक 40 साल में 0.1% की 3 बार रेट तो पहली बार ही होने वाला है। एब्सोल्युटली। वो कॉन्टेक्स्ट कैसे समझ? ऑप्शन ही नहीं है बढ़ाने का। आज फेड क्या कर सकता है, जरा एक वो अंदाज लगाने की कोशिश करते हैं। पहली चीज ये हो सकती है, और अभी जो अमेरिका में संकेत हुए कि 0.5% ब्याज दरें बढ़ेंगी, 80% लोग मान रहे हैं, 1% बढ़ेगी, ये 20% मान रहे हैं। तो ज्यादातर अभी भी 80% लोग 0.5% बढ़ने में। फेड चेयरमैन क्या कर सकते हैं? 1% ब्याज दरें बढ़ाएं और
बोले ठीक है, आगे और देखेंगे, जैसी जरूरत होगी वैसा करेंगे। Right. 1% बढ़ाना था, बढ़ा दिया, मार्केट खुश हो जाएगा। दूसरा, 1% बढ़ाएं और बहुत ही खराब बोले कि भाई ये तो कंट्रोल ही नहीं आ रहा, ठीक है, तो 1% बढ़ने के बाद भी हमें आगे और हो सकता है बड़ी बढ़ोतरी करनी पड़े और ज़्यादा बढ़ानी पड़े और तेज़ी से बढ़ानी पड़े, तो मार्केट खराब हो जाएगा, तब 1% के बावजूद भी खराब होगा। दूसरी तरफ आइए 1% वाले मामले, 1% ब्याज दरें बढ़ाएं और बोले कि हमारे ख्याल से अब एग्रेसिव ब्याज दरों का समय गया, इतने में काम हो जाएगा, तो मुझे लगता है 1% के बावजूद मार्केट वोलेटाइल होकर सपोर्ट ले लेंगे, ठीक हो जाएंगे। क्योंकि अगर आगे के क्योंकि 1% भी कहीं ना कहीं ना सबके मन में डर तो है ही ना कि 1% बढ़ सकती है, Absolutely, है ना, बिल्कुल। 20% लोग भी कम तो नहीं होते, है ना, भले ही 20% लोग मान रहे कि 1% बढ़ेगी तो वो भी कम तो नहीं है ना, ऐसा 1/5 है, मतलब हाँ, है ना। सो आई थिंक 1% बढ़ने के बाद अगर बहुत खराब ना बोले तो भी मार्केट संभल सकते हैं। रिएक्शन तो आएगा 1% का, 1% बढ़ाने पर एक बार तो गिरना है, हाँ, वो रिएक्शन तो आएगा, लेकिन अगर खराब ना बोले तो संभल सकते हैं। और अगर 1% बढ़ाकर और खराब बोले पहले से है ना, वो प्रसाद चढ़ा दूं। वैसे 8.3% है इनका इन्फ्लेशन, हाँ, और 2.25% आज का एज ऑफ नाउ है। गैप देखो ना, गैप 6% के आसपास का गैप है। लेकिन दीप, मुझे हाँ, इन्फ्लेशन पे आपने बोला, मुझे ऐसा लगता है कि शायद फेड बहुत खराब ये ना बोले, क्योंकि अगला इन्फ्लेशन का आंकड़ा जो आएगा वो घटकर आना चाहिए, वो घटकर आना चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। हाँ, मतलब मैं अपने हिसाब से वो डेटा की कैलकुलेशन इससे ज़्यादा नहीं, लेकिन ऐसा मुझे लगता है कि शायद और अगर यही चीज फेड चेयरमैन अगर कॉन्फिडेंटली बोल दे कि हमारे हिसाब से अब घटेगा, तो मुझे लगता है काम हो जाएगा। हाँ, क्योंकि अमेरिकी बाजारों को जो रिएक्शन देना है वो सिर्फ ब्याज दरों पर नहीं देना है, ब्याज दरों के साथ महंगाई के अनुमान पर भी देना है। तो अगर महंगाई का अनुमान आरबीआई, सॉरी वहां के आरबीआई फेड, अमेरिकी फेड, उनके चेयरमैन का अगर वैसा है कि भाई हम कंफर्टेबल नहीं है, तो फिर आप कितनी भी बढ़ाओ, जब तक आप कंफर्टेबल नहीं हो तब तक तो फिर डर है ही है ना। सो आई थिंक ये देखना होगा। अब आइए, ये तो आज फेड क्या कह सकते हैं, क्या कर सकते हैं, उस पर हो गया। अब आइए अमेरिकी बाजार क्या सोचे। अमेरिकी बाजार सोचे कि हमारी हालत खराब है। क्यों? अमेरिका में 2 साल के, अगर आप 2 साल की डिपॉजिट करने जाते हैं, 2 साल का कर लेते हैं, जो अमेरिका में ब्याज दरें होती ना, वो है अभी करीबन 4%, 3.95% 2 साल की, ठीक है। आमतौर पर ये होता है कि आप ज़्यादा लंबी अवधि की जो ब्याज दरें होंगी वो ज़्यादा होगी। आपने देखा होगा, आप एफडी करवाने जाते हैं, 3 महीने की एफडी पर ब्याज क्या मिलेगा, 3 साल की एफडी पर ब्याज क्या मिलेगा, सबको पता है। जितनी लंबी एफडी कराओगे उतना ज़्यादा ब्याज मिलेगा, यही कॉन्सेप्ट है। क्योंकि जितने लंबे समय के लिए आप पैसा दे रहे हो तो रिस्क भी थोड़ी ज़्यादा होती है और आप टेन्योर भी ज़्यादा समय के लिए कमिट कर रहे हो। अभी हालत ये है अमेरिका में, 2 साल की ब्याज दरें चल रही 3.95%, राउंड फिगर में 4% ले लेते हैं। 10 साल की जो ब्याज दरें हैं वो चल रही है 2.5% के आसपास, सॉरी 3.5% के आसपास, 3.55%, इसको राउंड फिगर में 3.5%, यानी कि 0.4% का गैप है। और ये गैप मतलब कई सालों का हाईएस्ट लेवल पर है। और ये गैप क्यों होता है, इसके मायने क्या है? गैप तब होता है जब आप नियर फ्यूचर में तुरंत आप ये उम्मीद करें कि ब्याज दरें जोर से बढ़ेंगी। तो जो शॉर्ट टर्म ब्याज दरें होती है वो बढ़ जाती है और लॉन्ग टर्म कम हो जाती है। यह इतिहास में कभी कभार देखने को मिलता है, हर रोज नहीं होता। और ये होता है ये जब जब होता है तब तक अमेरिका की अर्थव्यवस्था मंदी में गई है और तब तक वहां के मार्केट घटे हैं। अब एक ही फर्क है इतिहास में और वर्तमान में, और वो ये है कि इतिहास में जब जब ऐसा हुआ बाजार धराशायी हो गए। इस बार आपके सामने काफी समय से ऐसा है, लगभग 7-8 महीने तो हो गए दीप, तब से ये चल रहा है, यहाँ के गिरते ही नहीं, उल्टे हुए, मतलब बहुत रेयर होता है सर, और चलता रहा। इस बार के मार्केट ने क्या क्या नहीं सिखाया है दीप। मतलब कभी कभी तो ऐसा लगता है 30 साल पढ़ के किया क्या हमने, इतना सीख के किया क्या। हर बार अगर नया ही सीखना तो फिर पुराना सीखूं क्यों। कभी कभी तो अपने आप पे डाउट होने लगता है। 30 साल में हमने ये सीखा कि मार्केट की तेजी मंदी का साइकिल होता है, 7-7 8-8 साल लगते हैं। आजकल तो भाई साहब 2-2 साल में होने लगा है। 30 साल में ये होता है कि 2 बार अगर आपकी क्वार्टरली आपकी जीडीपी ग्रोथ नेगेटिव आ जाए, मतलब रेसेशन का कोई संकेत ही नहीं दिखता कहीं। नई डेफिनेशन हर बार, मतलब 30 साल में हमने ये सीखा है कि अगर शॉर्ट टर्म ब्याज दरें लॉन्ग टर्म ब्याज दरों के ऊपर हो जाए, मतलब समझ लो भाई भूचाल आने वाला है। यहाँ तो मतलब पार्टियां हो रही है।
तो चल क्या रहा है? भगवान जाने, मतलब मार्केट अपने एक ही चीज चल रही है दीप। जी जो फेमस आपको ऐड देखता है वैसा नहीं ये एक ही चीज चल रही है, पैसा। पैसा भरपूर है, लिक्विडिटी पर छापो डॉलर, छापो नोट और बांटो। वो चल रहा था। वो लिक्विडिटी है ना जो अब तक बाजार को नीचे नहीं आने लगी। पैसा है, चाहे हमारे बाजारों में देखें, हमारे बाजारों में तो पैसा है जो नेचुरली रिटेल इन्वेस्टर्स का है, और हमारी तो इकोनॉमी बिजनेसेस भी अच्छे हैं। अमेरिका में जितने डॉलर छपे हैं और लिक्विडिटी थोड़ी थोड़ी निकाली भी है, तब भी पर्याप्त है। और इस वजह से बाजार नहीं गिरे। ये पोस्टमार्टम है, डायग्नोसिस नहीं है। जब हम पोस्टमार्टम करते हैं कि क्यों नहीं गिर रहे अमेरिका के बाजार, ये सब सारे संकेत नेगेटिव होने के बाद, तो ये समझ में आता है कि एक ही ताकत है जो अमेरिकी बाजारों को रोक के रखी हुई है, वो है पैसा। लिक्विडिटी इतनी है, पैसा है, तो इन्वेस्टर्स लगाएंगे तो फिर मार्केट टिके रहेंगे। ये है, ये भी एक नई लर्निंग है, सीखते हैं, आगे कहीं कहीं काम आएगी। और नहीं भी आएगी तो हमारे पास ऑप्शन क्या है सीखने के अलावा रहेगा। तो ऐसे मार्केट में तो यही खास बात है ना, हर रोज कुछ ना कुछ सीखना। इस बार तो मतलब सारी, मतलब पिछले 2 साल में दीप है ना, सारी पढ़ाई 28 साल की फेल हो गई। नई चीजें सीख ली हाँ, मतलब आप पुरानी चीजें इसलिए याद रखते हैं कि काम आएगी फ्यूचर में, इस बार काम नहीं आ रही अलग ही चीज। बट ठीक है, हम क्यों दुखी नहीं है, क्योंकि हमारे मार्केट अच्छे है, हमारी इकोनॉमी अच्छी है, हमारी कंपनियां बढ़िया कर रही है। नहीं तो ऐसी सिचुएशन में हम दुखी हो जाते हैं, लेकिन हम इसलिए ठीक है कि हम संभले हुए, कोई खास चिंता की बात नहीं। बिल्कुल, इनफैक्ट हम संभले ही नहीं हुए सर, आउट परफॉर्म, और क्या लेवल का आउट परफॉर्म कर रहे हैं। कल भी देखिए आउट परफॉर्मेंस रही, 200 पॉइंट निफ्टी ऊपर, नया रिकॉर्ड क्लोज कल बैंक निफ्टी ने बनाया है, अपने रिकॉर्ड से ज्यादा दूर नहीं है। अभी मैं देख रहा हूँ हांगकांग का बाजार 6 महीने के निचले स्तर पर है, यूएस 2 महीने के निचले स्तर पर है, हम रिकॉर्ड ऊंचाई पर है। ये क्या चल रहा है? और क्योंकि इवेंट रिस्क है, हमारे लिए भी है एक तरह से इवेंट रिस्क, क्या करना चाहिए पोजीशन का इस समय? क्या चल रहा है पहले उसका जवाब दो। वही एक ही चीज चल रही है, पैसा। और अब कभी है ना एफआईज का मूड खराब हो जाता है, तो हमारे तीसरी महाशक्ति वाले लोकल इन्वेस्टर, हाँ बेचो लाओ, हम है ना, मैं हूँ, लो, एब्सोल्युटली लोकल लिक्विडिटी आ जाती है, सपोर्ट दे देती है। बिल्कुल, ग्लोबल मार्केट खराब होने जैसा लगता है, हम हमारे ट्रेडर्स को, इन्वेस्टर्स को सलाह देते हैं भाई थोड़े हल्के रहना, बाद में देखते हैं, 1-2 दिन शांति रखो। तो सबको लगता है अच्छा बढ़िया है, 17,800 17,900 लेवल है, इतने हाई पर है, अच्छा है और बड़ी इवेंट है, कुछ हो जाए तो चलो हल्के हो जाते हैं। वो हल्के होकर बेचने की कोशिश करते हैं, तो एफआईज खरीदने के मूड में आए। 2 दिनों से भाई खरीद रहे हैं और अच्छा खरीद रहे हैं सर, बढ़िया खरीद रहे हैं। कल के डेटा तो आप देखेंगे दिमाग काम नहीं करेगा, एक बार लाओ ये जरा डेटा, मतलब क्या, अब इनके यही तो आ रही है पॉलिसी अमेरिका में, हमारे यहाँ थोड़ी आ रही है। 1196 करोड़, 1200 करोड़ की कैश में खरीदारी है। कल का डेटा दीप ये बताना चाहता हूँ, एफआईज का हाल ही के दिनों का सबसे बेस्ट और सबसे बड़ा डेटा, क्वालिटेटिवली बहुत बढ़िया। 1844 करोड़ की, यानी 1850 करोड़ के इंडेक्स फ्यूचर्स खरीदे, 1187 करोड़, 1200 करोड़ के स्टॉक फ्यूचर्स खरीदे। हाँ, एक चीज जरूर है कि कल सब जगह ओपन इंटरेस्ट घटा है, स्टॉक फ्यूचर्स में भी, इंडेक्स फ्यूचर्स में भी, ऑप्शंस में भी 1500 करोड़ की खरीदारी, लेकिन ओपन इंटरेस्ट घटा है। इसके 2 मतलब निकालने, पोजीशन घटी है, इसका मतलब ये कि बड़ी इवेंट के पहले एफआईज अपनी पोजीशन ज्यादा नहीं रखना चाहते हैं, अपनी पोजीशन कम करना चाहते हैं, जो कि आमतौर पर सबकी मानसिकता होती है, उनकी भी है। लेकिन कौन सी कम की वो इंपॉर्टेंट है, राइट। जो कम की सारी की सारी शॉर्ट कवरिंग है। अब इस डेटा में क्या ये मुझे कुछ कह रहे हैं कि मैं फेड की मीटिंग के पहले अपनी शॉर्ट काट लेना चाहता हूं, ये दिख रहा है, राइट। क्यों काट लेना चाहता हूं? 2 तरीका हो सकता है। फेड की मीटिंग के बाद, ब्याज दरों बढ़ाने के बाद ओवरसोल्ड मार्केट है, 30-500 के नजदीक है, भागने के लिए तैयार हो सकते हैं, शॉर्ट कवरिंग आ सकती है, बढ़ सकते हैं अगर थोड़ा भी कुछ अच्छा आया तो, या थोड़ा भी कम खराब आया तो। इसलिए मुझे इंडिया में तो शॉर्ट रहना ही नहीं, क्योंकि इंडिया सबसे बेहतर है, राइट। और दूसरा तरीका ये हो सकता है कि अगर खराब हुआ तो भी मुझे इंडिया में तो रहना ही है, तो फिर मैं शॉर्ट क्यों करूं? सो आई थिंक अब इस डेटा को देखकर और फेड के एक्शन को और अमेरिकी बाजारों की फेड की मीटिंग के पहले की पोजीशनिंग, इन तीनों चीजों को मिलाकर देखो। तीनों चीजों में क्या है, एक हमारे यहाँ एफआईज का एक्शन, हमारे बाजार, दूसरा फेड की पॉलिसी में क्या हो सकता है, तीसरा अमेरिकी बाजार जिन लेवल्स पर है कमजोर होकर या मीटिंग को एडजस्ट करके। मुझे जो लग रहा है आज कल 2 दिन अमेरिका में जो होना है हो जाए, अगर खराब होना है तो। नहीं खराब हुआ तब तो बहुत ही बढ़िया, आप 30-500 से घूम जाएंगे। और अगर खराब होना है तो 1-2 दिन में जो भी खराब होना है आज और कल में, और उसके बाद अमेरिकी बाजार भी वापस यहाँ से। तो हमें आज कल में जो अगर तेजी से अगर हम घट जाए
अब ये ध्यान से सबसे काम की लाइन यही है, अगर हम आज कल में मतलब कल पॉलिसी आए फेड की मीटिंग का कल रिएक्शन आएगा, एक आध दिन में अब से लेकर शुक्रवार तक मैक्सिमम जो भी जितना घट जाए उसमें दबा के लेना है। ये मौका है, खरीदारी करनी है। अगले 2 सेशन भले वो आज हो, कल हो, परसों हो, अगले फ्राइडे तक इस हफ्ते मान लेते हैं, फ्राइडे तक के सेशन में दबा कर खरीदारी करनी है, अपने दिवाली तक काम आएगी। अरे वाह, ये तो बड़ा वोट ऑफ कॉन्फिडेंस है हमारे लिए। दिवाली तक काम आएगी। एक चीज़ समझ लीजिए दीप, पिछले आप है ना रिसर्च करवाओ, अपनी टीम को अपने बोल के करवा भी लेते हैं, पिछले 4-5 फॉल जो भी आए अमेरिकी बाजारों में बड़े बड़े वाले, करेक्ट सर, उसमें हमारे इन्वेस्टर्स ने हमेशा खरीदारी का मौका देखा। अब भी अगर आया तो, नहीं आया तो कोई बात नहीं, हम अच्छे ही हैं, आया तो हमें खरीदना है। तो तैयारी रखनी है अगले 2-3 सेशन में, वो भले एक में निपट जाए, 2 में निपटे, मुझे इतना कहना मुश्किल है, लेकिन व्यू अपना क्लियर रखना है कि जब फॉल आएगा तो अपने को लेना ही है, ये ध्यान में रख के तैयारी कर लो आप। कब तक? दशहरे दिवाली तक। नवरात्रि अच्छे से मनानी, श्राद्ध पक्ष खत्म हो रहा है, अपना नेक्स्ट 1-1.5 महीना अच्छा रहेगा, अपने दिवाली तक बढ़िया समय बन जाएगा, अपने को खरीदना है। डन तो सर। अगर अमेरिका में कुछ भी खराब हो तो लेना है, अच्छा हो तो बहुत ही अच्छी बात बहुत ही है। अच्छी बात है। चलिए, क्लियर है व्यू? बिल्कुल सर, बहुत क्लियर है व्यू। अच्छा, एक स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन भी थोड़ा आपसे अच्छा, इस व्यू में एक चीज़ बोलता हूँ, कभी कभी दीप ऐसा भी हो सकता है कि 1000-1500 डाउ गिर जाए, ये जाए। मैं भी इंसान हूँ, मेरे भी इमोशंस होते हैं, कभी मुझे भी डर लगता है, कॉन्फिडेंस तो रहता है, कभी कभार हिलता भी है थोड़ा सा जी। 8-8:30 बजे के बीच में कॉन्फिडेंस बराबर रहता है। उस समय एकदम है ना, बिना स्क्रीन पे भाव नहीं बदला तो मैं एकदम बिल्कुल शांत भाव से बोलता हूँ। करेक्ट सर। करंट मार्केट में अगर ऐसे जोर से गिरे तो कभी कभी हम भी, भावना है ना भाई, Of course. इंसान ही है, ऐसा थोड़ी कि मतलब बिल्कुल तो उस समय थोड़ा थोड़ा ऐसा होता है, अरे बाय कॉल दे दें कि रुके, है ना, आ तो गया अच्छे लेवल पे, अपने पता भी था इस लेवल पे आएगा तो लेना है, लेकिन वो मन में डर तो आ ही जाता है। तो जो करते होंगे उनको कितना आता होगा, राइट, हमें तो खाली बोलना है, फिर भी आता है। सो इसलिए वो उस वक्त मुश्किल होता है, लेकिन अभी से अगर सोचेंगे, तैयारी रखेंगे तो उस समय चलो समझो आपको 100 रुपए का लेना है, 100 का नहीं भी लिया, 25 का लिया ना, कुछ तो लिया ना। करेक्ट। तो इसलिए ये तैयारी रखिए, अगर अगले 1-2 दिनों में बाजार बढ़िया मौका दे तो छोड़ना नहीं। डन सर, तो मौके तलाशने, देखते हैं रिएक्शन कैसा रहेगा, उसके लिए आप तैयार हैं, उसके बाद मौका ढूंढना है। अच्छा, आज थोड़ा स्टॉक्स पर भी एक बार बात करनी है आपसे बिफोर वी स्टार्ट स्ट्रैटेजी सर। बैंक्स पर आप कह रहे हैं लगातार फोकस करिए, सरकारी बैंक, सरकारी बैंक्स लगातार आप कह रहे हैं छोटे बेस्ट बैंक, टाइम आ रहा है, छोटे बैंक्स, सेंट्रल बैंक आ गया सर पीसीए से बाहर। देखो एक ज़माना था दीप, हेडलाइंस यही बनती थी, पीसीए में जा रहा है, ये जा रहा है, वो जा रहा है, एसेट क्वालिटी प्रॉब्लम। आज एक भी बैंक पीसीए में नहीं है। पीसीए में नहीं होने का मतलब है कि बैंक ग्रोथ के लिए तैयार है। अब कितनी कर पाई है सेंट्रल बैंक पे या कि जो बैंक बाहर आए उस पर डिपेंड करता है, लेकिन आरबीआई की तरफ से कोई रेस्ट्रिक्शन अब बचा नहीं। आप ब्रांच खोलो, लोन दो, एक्सपांशन करो, फंड रेजिंग करो, जो करना है करो, आपकी जो ताकतें करो। ये बड़ा बदलाव है बैंकिंग सेक्टर के लिए, और इसीलिए आपको याद होगा सबसे पहले हम बैंक्स पर बुलिश हुए, सबसे पहले, फिर ऑटो आया, फिर सीमेंट आया, लीकर आया, सरकारी बैंक आए। सरकारी बैंकों पे मैं अब भी बहुत बुलिश हूँ, सारे सरकारी बैंक। और आज का स्टार परफॉर्मर भी बता दूं मैं आपको, बताओ। एसबीआई 100% सेक्टर लीडर चले गई, चलेगा। एसबीआई, बीओबी, पीएनबी, आपको जो पसंद हो। छोटे में फेडरल, सिटी यूनियन, करूर वैश्या, कर्नाटक, आपको जो पसंद हो शांति से लेके बैठे। मतलब सिंपल सी चीज है, कुछ कुछ आपको प्राइवेट सेक्टर बैंक ऐसे मिलेंगे जितना उनका एफडी पे ब्याज है साल भर का 5%, उतना डिविडेंड दे देते हैं, एब्सोल्युटली। और ऊपर से कैपिटल एप्रिसिएशन मिल जाए, वो बढ़िया। एग्जैक्टली। और नहीं तो कम से कम आप उस बैंक का शेयर तो खरीदो जिसमें आप एफडी करना चाहते हो। यस, करेक्ट सर। अगर उसमें सेफ्टी है तो आई थिंक एसबीआई और सरकारी बैंक मजबूत रहने चाहिए। मूड माहौल थोड़ा कमजोर है, लेकिन उस कमजोरी में भी नीचे आपको खरीदारी के मौके बनेंगे। ठीक है सर, डन। तो चलिए, ये है आपके लिए सरकारी बैंक्स इन पर्टिकुलर रखनी है नजर। आइए सर, फिर स्ट्रैटेजी आज की। ग्लोबल संकेत थोड़े मैंने नेगेटिव साइड पर रखे हैं, इसके अलावा कुछ भी नेगेटिव नहीं। एफआईज के संकेत पॉजिटिव हैं, घरेलू फंड्स के संकेत हैं न्यूट्रल, वायदा कारोबार के संकेत हैं न्यूट्रल, सेंटीमेंट न्यूट्रल से हल्का पॉजिटिव। और ये आपका सेंटीमेंट बता रहा हूँ, मेरा तो पॉजिटिव ही है ठीक है ना। हमारे दर्शकों का थोड़ा सा न्यूट्रल है, बड़ी इवेंट के पहले होना ठीक भी है। ट्रेंड हमारा पॉजिटिव बना हुआ है। ठीक है। सपोर्ट जोन 17,675, 17,750, इस रेंज में खुल के करेंगे टाइम पास, ताकत आजमाइश। 675 के नीचे जाने पर नई रेंज जो बनती वो है आपकी 525 से लेकर 625 की 100 पॉइंट की रेंज, जो स्ट्रॉन्ग बाय जोन है। यहाँ पर आए तो आपको शॉर्ट भी काटनी, खरीदारी भी करनी है।
ठीक है। 17,875, 17,925 हल्की फुल्की रुकावट पार करके निकले आगे तो 17,975, 18,075 ये वो बड़ी रेंज है जहां पर आपको शॉर्ट भी करना है और लॉन्ग पोजीशन से थैंक यू भी थैंक यू भी करना है। बिल्कुल सर, बहुत क्लियर है, डेटा एकदम क्रिस्टल क्लियर, कोई दिमाग लगाने की जरूरत नहीं। बैंक निफ्टी यहाँ जो इमीडिएटली सपोर्ट आ रहा है नदी बहुत नजदीक आ रहा है, लेकिन मेरे पास जो डेटा है मैं तो वही दूंगा। 41,150, 41,200 ये बैंक निफ्टी के लिए सपोर्ट जोन है। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये न टूटे तो बढ़िया है, क्योंकि इसके टूटने के बाद 41,150 के बाद ढंग का सपोर्ट जो दी पाता ना सीधा 250 पॉइंट नीचे। 41,000 एक साइकोलॉजिकल सपोर्ट है, लेकिन लेवल के हिसाब से नहीं है। सो इसके बाद अगर आप नीचे जाते हैं तो 40,700, 40,900 स्ट्रॉन्ग बाय जोन आपका निकल कर आता है। ऊपर कितना जा सकते हैं? 41,625, 41,675 हल्की फुल्की रुकावट की रेंज है। कल का हाई 41,675 के आसपास का है और 625 का पुराना हाई था, वो आपके लिए रेंज हो गई। इसके पार निकले तो 41,825, 41,975 ये वो रेंज है जहां पर आपको प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है। याद रहे ये रेंज सिर्फ एकमात्र ऐसी रेंज है आज चारों में से जो प्रॉफिट बुकिंग की है। स्ट्रॉन्ग सेल जोन नहीं लिखा है, करेक्ट। बैंक निफ्टी में स्ट्रॉन्ग सेल जोन नहीं लिखा है, प्रॉफिट बुकिंग का। दोनों में फर्क है। निफ्टी में दोनों में स्ट्रॉन्ग बाय जोन लिया है, बैंक निफ्टी में स्ट्रॉन्ग बाय जोन लिया है, निफ्टी में स्ट्रॉन्ग सेल जोन भी लिया है, लेकिन बैंक निफ्टी में स्ट्रॉन्ग सेल जोन नहीं है। स्ट्रॉन्ग शब्दों पे गौर फरमाएं, स्ट्रॉन्ग सेल जोन और प्रॉफिट बुकिंग जोन में बड़ा फर्क है। प्रॉफिट बुकिंग आप तब करते हैं जब आपका शेयर होते हैं, एग्जैक्टली। स्ट्रॉन्ग सेल जोन में आप शॉर्ट भी करते हैं, ये फर्क है। शॉर्ट नहीं करना है अभी ना नहीं, वहां पे शॉर्ट करने की स्ट्रेटेजी आएगी, लेकिन वो एक अलग तरीके से स्टॉप लॉस के साथ है जो मैं बताऊंगा आपको। बिल्कुल। चलिए आज की सपोर्ट और रेजिस्टेंस बंद हुए हम 17,815 के आसपास, 17,775, 750 दो छोटे लेवल है, 17,700, 17,675 मीडियम लेवल है, 17,625, 17,575 और 525 ये बड़े सपोर्ट लेवल के तौर पर। जानबूझ के आज मैंने थोड़े से सपोर्ट लेवल बढ़ा के दिए दीप, क्योंकि बड़ा दिन है ना अमेरिका में, तो उससे पहले अगर कोई बड़ा मूव गलती से आ जाए, आना तो नहीं चाहिए लेकिन आ जाए तो उसकी तैयारी हमारी रहे। एब्सोल्युटली। क्या पता, मतलब अभी डाउ फ्यूचर है में कुछ 200-300 ऊपर नीचे हो जाए, 300 नीचे हो जाए, 300 पर, यू नेवर नो। बिल्कुल हो सकता तो बेहतर है कि आपके पास तैयारी रहनी चाहिए, बड़े दिन के लिए पहले तैयारी रहनी चाहिए। नॉर्मल डे में नहीं भी हो आपके पास तो कोई दिक्कत नहीं। हायर साइड पर 17,875, 17,925, 17,975, 18,000 और 18,075 ये सारे लेवल्स हैं जिनके लिए आपको ऊपर के लेवल पर रखना है फोकस, यहाँ कम है। बैंक निफ्टी 41,475 के आसपास आप बंद हुए, 41,400, 41,200 और 41,150 ये तीन तो एकदम विजिबल लेवल है। इसके नीचे 40,900, 40,775 मीडियम लेवल, 40,700, 40,575 बड़े लेवल के तौर पर। दूर दूर के लेवल हैं थोड़े, यही ध्यान में रखिए। हायर साइड पर 41,500, 41,625 और 675 तीन छोटे लेवल है, 825 मीडियम लेवल है। उसके पार निकले तो 900 से लेकर 975 तक यानी 42,000 तक की यात्रा बैंक निफ्टी कर सकता है नया हाई बनाने के लिहाज से, बशर्ते कि आप 41,850 के ऊपर टिक जाए। ठीक है। चलिए, तो 42,000 का लेवल टच करने की संभावना है बड़े लेवल्स की अगर आप बात करें तो। डेटा क्या कह रहा है सर? डेटा में एफआईएस की इंडेक्स लॉन्ग पोजीशन 32 से 39% हो गई बढ़कर, क्योंकि शॉर्ट कवरिंग की है। ये थोड़ा मुझे अच्छा तो नहीं लग रहा कि बड़ी इवेंट के पहले एफआईएस शॉर्ट होकर नहीं जा रहे हैं, बट ठीक है, सपोर्ट तो मिला है। पुट कॉल रेशियो थोड़ा बढ़कर आया है, लेकिन कोई खास चिंता की बात नहीं। विक्स क्यों घटा है भगवान जाने, 6% घटा है। बड़ी इवेंट के पहले आमतौर पर विक्स बढ़ने के संकेत देता है, घटा है। चलिए, ये है। अब आइए स्टॉप लॉस। इंट्राडे ट्रेडर्स के लिए स्टॉप लॉस है 17,600 का, क्लोजिंग है 17,500 का। जिनको छोटा स्टॉप लॉस रखना है वो 17,750-25 का भी रख सकते हैं इंट्राडे में, लेकिन वो खुलते ही शायद ट्रिगर हो जाए, इसलिए मैंने 17,600 और 500 का दिया है। बैंक निफ्टी पर इंट्राडे स्टॉप लॉस है 41,150 का, क्लोजिंग है 40,750 का। क्लोजिंग वाला स्टॉप लॉस बहुत बहुत दूर है, मेरे पास कोई है नहीं, इसलिए अगर आपको छोटा रखना है तो आप 41,150 का दोनों ही रख सकते हैं, इंट्राडे भी क्लोजिंग भी आपकी इच्छा पर है। मैंने छूट दे दी आपको, आप जो रखना चाहें रखिए। डन। शॉर्ट पोजीशंस? शॉर्ट पोजीशन का स्टॉप लॉस दीप एक ही है, 18,000 निफ्टी पर इंट्राडे और क्लोजिंग दोनों, और बैंक निफ्टी पर लाइफ हाई का 41,850।
क्लोजिंग अगर 41,500 के ऊपर होती है, यानी कि आज एक और ग्रीन में क्लोजिंग है तो फिर काट लेना चाहिए। क्लोजिंग वैसे भी लाइफ हाई पे मिली है, कल की क्लोजिंग लाइफ टाइम हाई पर है। अगर आज फिर से ग्रीन में क्लोज होता है तो लाइफ टाइम हाई क्लोज होने पर कौन शॉर्ट रहता है? जो रहता है उनकी मर्जी, बट अदरवाइज एज ए प्रिंसिपल आपको काट लेना चाहिए। इंट्राडे के लिए आप 41,850 का भी रख सकते हैं और छोटा रखना है तो 41,700 के आसपास का भी रख सकते हैं, आपकी इच्छा पर है। ठीक है सर, चलिए तो ये है आपके लिए मौजूदा पोजीशंस पर क्या करना है उसकी तैयारी। नई पोजीशंस क्या करेंगे? खरीदे निफ्टी 17,625 17,700 की रेंज में बहुत बढ़िया जगह है। अगर यहाँ पर मौका मिल जाए, लगभग उसके आसपास खुलने का चांस दिख भी रहा है, टुकड़ों में खरीदिए। 17,525 का स्टॉप लॉस लगाइए। टारगेट जो बनेगा 17,750 75 और 803 छोटे टारगेट, 17,825 875 दो मीडियम टारगेट, 17,925 17,975 के फाइनल टारगेट के लिए इस रेंज में खरीदारी करना है। 625 से 700 की रेंज बढ़िया है जहां पर आप कर सकते हैं खरीदारी। बेचना है जरूर बेचना है, शौक फरमाइए। 17,000 कल दीप जो बेचने की जगह दी थी बहुत परफेक्ट गई, और अगर वहां पर किसी ने बेचा है तो मजे आएगा, क्योंकि कल 825 से 925 की रेंज दी थी और 3 टुकड़ों में बेचने को कहा था। कल क्लोजिंग आपके 825 के आसपास हुई, हाई 925 के आसपास का बना है। तो कल निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों ने शॉर्ट साइड पर बराबर प्रॉपर ओबलाइज किया, अगर आपने लेवल्स को डिसिप्लिन के साथ फॉलो किया तो आज भी करिए। माफ कीजिएगा, 875 925 975 तीन लेवल है जहां पर आपको बेचना है। अगर आए निफ्टी तो 18,100 का स्टॉप लॉस होगा। टारगेट बनेगा 17,825 17,800 और 17,775 तीन छोटे टारगेट है। 17,750 और 17,702 मीडियम टारगेट, 17,675 और 625 तक के फाइनल टारगेट के लिए बिकवाली का मौका देखिए वहां पर। ठीक है सर। और अगर कोई एग्रेसिव ट्रेडर है तो कल के हाई के साथ भी आप बेच सकते हो, अगर गैप से ज़्यादा न खुले तो। वो खुलने के बाद हम 9:08 पर देखेंगे। अब आइए बैंक निफ्टी। एक मैं मतलब वो विशफुल लेवल दे रहा हूं जो आएगा नहीं, खाली ऐसे मेरी इच्छा है, मेरी खुशी के लिए नोट करके रख लो जी। काम ना आए तो बढ़िया है। 40,700 40,900 की रेंज में आता है अगर बैंक निफ्टी किसी वजह से, तो वहां खरीदना है। 40,500 का स्टॉप लॉस होगा। 41,000 41,150 200 तीन छोटे टारगेट, 41,275 41,400 दो बड़े टारगेट। सिंपल, ये खाली ऐसे एकेडमिक पर्पस से तैयार होना चाहिए अगर मतलब आएगा तो। हाँ, कुछ आप क्वेश्चन आंसर ऐसे तैयार करते हैं ना जो आपको पता है एग्जाम में आएंगे नहीं। हाँ, बट फिर भी फिर भी सेफ्टी हाँ, फिर भी सेफ्टी के लिए पढ़ लेते हैं। आ गया तो ठीक है, इजी है, अपने को पता है। आएगा नहीं आएगा तो ध्यान में रहना चाहिए। ये वैसी वाली रेंज है। काम की मैं बता दूंगा कौन सी। 41,150 से 41,200 की रेंज में खरीदना है। अगर आप एग्रेसिव ट्रेडर हैं तो बैंक निफ्टी खरीदिए, और स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस होगा आपका 41,000 का, वो लगाकर ही खरीदना, ध्यान रखें, क्योंकि ये रेंज बहुत नजदीक की है जहां आपको खरीदने की मैं बोल रहा हूँ, और हाई रिस्क हाई रिटर्न वाला मामला हो सकता है। ऊपर की तरफ जो टारगेट बनेंगे 41,400 475 दो छोटे टारगेट, 41,625 675 दो मीडियम टारगेट, 41,825 से लेकर 41,975 तक के फाइनल टारगेट के लिए करनी है आपको खरीदारी। गॉट इट। ये सबसे बढ़िया आज की स्टडी जो मेरे को सबसे बेस्ट इसमें लग रही है बैंक निफ्टी में, ये वाली है। इस रेंज में एक बढ़िया ट्रेड बन सकता है आज। अब आइए शॉर्ट की राय बिल्कुल करना है। 41,625 से 41,825 की रेंज में आपको शॉर्ट करना है, टुकड़ों में 625 675 और 825। स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस 42,000 का होगा, दूर का है वहीं लगाना है। और अगर आपको छोटा लगाना है तो फिर 41,850 का लगा लीजिए, इसमें आपको छूट है। उसके ट्रिगर होने के चांस है, क्योंकि 825 पहुंचेगा तो 25-30 पॉइंट बढ़ने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता। 840 का लाइफ हाई है, तो 42,000 का स्टॉप लॉस लगाइए, शॉर्ट करें। टारगेट जो बनेंगे 41,475 और 400 दो छोटे टारगेट, 41,200 41,150 मीडियम टारगेट है, 40,900 40,775 और 40,700 तक के फाइनल टारगेट के लिए करनी है आपको बिकवाली भी। प्लीज बिकवाली भी करिएगा, करिए। हाँ, हाँ। कल भी बोला था जरूर करिएगा, डरिए मत। आज भी बोल रहा हूँ करिएगा। ट्रेड दोनों तरफ लेने में डरिए मत। एग्जैक्टली। डरेंगे तो ट्रेड नहीं ले पाएंगे, और लेवल से डायरेक्शन को तय करने के बजाय लेवल्स को तय करिए। लेवल्स पे फोकस, ऊपर जाएगा नीचे जाएगा इस कश्मकश में रहेंगे तो कुछ नहीं कर पाएंगे। किस लेवल पे लेना है किस लेवल पे देना है वो तय कर लिया तो कर पाएंगे और सही करेंगे। तो आपको किस वक्त आपको डायरेक्शन तय करना है, किस वक्त लेवल तय करना है, ये भी आना जरूरी है। तो ये मार्केट ऐसा है जहां पर आपको डायरेक्शन तय नहीं, क्या डायरेक्शन तय करोगे? एक दिन एफआई लेते हैं, एक दिन बेचते हैं, एक दिन डाउ ऊपर एक दिन नीचे, फ्यूचर्स कुछ दिखाता है होता कुछ है, क्या डायरेक्शन तय कर लोगे आप? करेक्ट सर। तो फिर आप लेवल तय करो, जो अपने हाथ में वो करो, जो अपने हाथ में नहीं हो, जो हाथ में हो तो काम ढंग से ही नहीं हो रहा है ना। करेक्ट। जो नहीं आता है उसी में लगे पड़े। तो इसलिए अपने डायरेक्शन के बजाय सही लेवल पे लेना है, सही लेवल पे देना, उतना ध्यान रखो बस। गॉट इट सर। एफएनओ बैन में बदलाव हुआ है, इंडिया बुल्स बैन से बाहर आ गया है।
ये आज बैन में नहीं है, उसके सामने क्या 5 फर्क stocks पड़ता है? मतलब खाली आप जब जब बोलते हो मेरा दिल ही दुखता है, इसके अलावा तो कुछ होता नहीं है। हैं। जाना तो कहीं नहीं है, वहीं नहीं नहीं, पर मेरा है। तो दिल हाँ मैं समझ गया आपका। मेरी सबसे इंडिया बड़ी बुल्स। गलतियों में से एक ये है। पता नहीं मैं क्या उस दिन मेरा मतलब ग्रह नक्षत्र खराब थे। तो इधर भगवान वैसे है। हैं? हुआ नहीं उसका, जो मैनेजमेंट चेंज एक्सपेक्ट कर रहे थे जो भी आएगी, हो, सिनर्जी आई नहीं गलत तो गलत ही। हाँ, स्टॉक अब तक का वही बोल रहा हूँ ना, इस साल ऐसी ऐसी चीजें नहीं तो आमतौर पर जब भी मैनेजमेंट चेंज होता है, कोई प्रोफेशनल मैनेजमेंट प्राइवेट इक्विटी फंड आता है, स्टॉक की 30 से 40% की रीरेटिंग होती है कम और से ये तो कम। फॉरेन प्रमोटर। हाँ, और फॉरेन प्रमोटर पता नहीं भगवान। बहुत सारी चीजें सीखी भाई साहब इस साल 2022। थैंक यू वेरी मच। कभी कभी लगता है 2020 में ज्यादा सीखी थी या 2022 में ज्यादा सीख रहे हैं। मार्केट के हिसाब से ऐसा लग रहा है 2022 में ज्यादा सीख रहे हैं, लाइफ के हिसाब से 2020 में ज्यादा सीखी थी। हाँ चलिए, तो पर दोनों का एक्सपीरियंस आपको स्क्रीन पर मिलेगा। इंपॉर्टेंट लेवल्स आज 17,800 वही है, मेक और ब्रेक 17,800 के ऊपर है, अच्छे हैं। 17,800 के नीचे थोड़े से हल्के फुल्के कमजोर हैं। अगला बड़ा सपोर्ट 17,600 के आसपास है, और ऊपर में 17,900 हल्की फुल्की रुकावट है। 18,000 बड़ा लेवल है। 17,600 18,000 की रेंज है। 17,800 बीचों बीच में 100 पॉइंट के थोड़े छोटे छोटे बड़े लेवल डिस्कस कर चुके हैं। बैंक निफ्टी में दीप ज़्यादा कुछ लेवल है नहीं। 41,500 19 लाख शेयर पुट में है। जो 15 लाख शेयर पुट में, 19 लाख शेयर कॉल्स में, वो मेक और ब्रेक लेवल है। नीचे सपोर्ट 41,000 पे आ जाएगा, ऊपर में रुकावट 41,500-600 के आसपास है। कोई बस सिंपल है, परेशानी की बात नहीं है। ठीक है, चलिए ये हैं आज के लिए सारे इंपॉर्टेंट लेवल्स और आज की पूरी स्ट्रैटेजी। आइए खबरों पर भी डालते हैं नजर। ब्रोकरेजेस भी कई सारी आई हैं आज। अरमान, कुशल और आशीष हैं तैयार। अरमान मॉर्निंग, पहले तो बताएं ट्रिगर्स और खबरें कौन सी हैं आज। जी, ट्रिगर्स में सबसे पहले बटरफ्लाई गांधीमती अप्लायंसेस पर ध्यान रखिएगा, क्योंकि जो OFS है वो रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए आज से खुल जाएगा। और नॉन रिटेल का अगर आप देखेंगे तो टोटल सब्सक्रिप्शन जो आता हुआ दिखा है वो 2.8 टाइम्स का आता हुआ दिखा है। SP अपैरल बायबैक पर बोर्ड बैठक है आज। तमिलनाडु मर्केंटाइल बैंक पर भी ध्यान रखिएगा, क्योंकि वो ट्रेड फ्रॉम ट्रेड से आज रोलिंग सेटलमेंट में आता हुआ दिखेगा। यूनियन कैबिनेट की आज मीटिंग भी है, और जो सेबी चेयरमैन है वो भी जो है ग्लोबल फिनटेक फेस्ट डे पर वहां पर संबोधित करती हुई दिखेंगी। फिनेंस मिनिस्ट्री की भी आज मीटिंग है, और उन्होंने इस मीटिंग में जो PSU बैंक्स के चीफ्स हैं उनके साथ ये मीटिंग करने वाले हैं। एक्स डेट है E-क्लर्क सर्विसेज का, जिसमें बोनस इशू है 1:2 का। गेल पर भी, गेल इंडिया पर भी ध्यान रखिएगा, क्योंकि जो 219 करोड़ के जो बोनस शेयर्स है वो आज से आपको लिस्ट होते हुए दिखेंगे। अब खबरों पे आ जाते हैं। त्रिवेणी इंजीनियरिंग और त्रिवेणी टरबाइन पर ध्यान रखिएगा। आज हो सकता है यहाँ पर ब्लॉक डील जो है वो संभव है, और त्रिवेणी इंजीनियरिंग जो है वो अपना 11.85% जो हिस्सेदारी है वो त्रिवेणी टरबाइन में बेच सकती है। उसी के साथ साथ करीबन 3.82 करोड़ शेयर्स जो हैं जो इस डील में है, उनकी एक डील जो है वो हो सकती है। अंबुजा सीमेंट पर भी ध्यान रखिएगा, क्योंकि कंपनी के प्रमोटर्स ने 15 सितंबर को लगभग 63% जो इनकी इक्विटी है वो गिरवी रखी है। उसी के साथ साथ 8 अक्टूबर को उन्होंने EGM भी बुलाई है। ACC पर भी ध्यान रखिएगा, क्योंकि कंपनी के प्रमोटर्स ने 15 सितंबर को ही लगभग 57% जो होल्डिंग है वो गिरवी रखी है। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया रिजर्व बैंक के जो PCA फ्रेमवर्क से निकलेगा, और अब जो भी बंदिश है उनके ऊपर लगी हुई है वो यहाँ से हट जाएगी। और अंत में स्पाइस जेट पर भी ध्यान रखिएगा, क्योंकि 80 पायलटों को बिना वेतन के 3 महीने के लिए कंपनी ने है जो छुट्टी पे भेज दिया है। खबरें हैं, इंटरेस्टिंग है, जो स्टॉक्स पर रिएक्शन दिखा सकते हैं। कुशल मॉर्निंग, बताएं आप कौन सी खबरें लेकर आए हैं। कुछ फंड एक्शन भी हुआ है। बिल्कुल दीप, फंड एक्शन भी हुआ है। खबरों में सबसे पहले तो महिंद्रा एंड महिंद्रा यहाँ पर नजर रखिए। यहाँ पर किर्लोस्कर इंडस्ट्रीज से स्वराज इंजिन्स में लगभग 17.5% हिस्सेदारी इन्होंने खरीदी है। 1400 रुपये प्रति शेयर के भाव पर। मौजूदा भाव 1694 रुपये का है स्वराज इंजिन्स का, यानी कि 17% के डिस्काउंट पर ये डील होती हुई दिख रही है। इनफैक्ट यहाँ पर स्वराज इंजिन्स में ऑलरेडी इनका 34.72% हिस्सा था, तो अब ये एसोसिएट कंपनी से सब्सिडियरी कंपनी बनती हुई नजर आ रही है। हीरो मोटोकॉर्प यहाँ पर HPCL के साथ इन्होंने 2 व्हीलर EV चार्जिंग के इंफ्रास्ट्रक्चर को बनाने के लिए करार कर लिया है, तो इस वजह से ये फोकस में रहेगा। पहले चरण में जो इंपॉर्टेंट सिटीज़ हैं उसमें चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करने की इनकी योजना है। ऑटोमोटिव कंपनीज भी फोकस में रहेंगी, और ये हमने सबसे पहले आपको अपने चैनल पर बताया है। गाड़ियों में अनिवार्य होगी सीट बेल्ट अलार्म, तो ये एक इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है। यहाँ पर परिवहन मंत्रालय ने ड्राफ्ट नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। 5 अक्टूबर तक इस पर सुझाव मांगे गए हैं। इनफैक्ट सभी फ्रंट फेसिंग सीट के बेल्ट अनिवार्य यहाँ पर होती हुई दिख सकती है, तो ये एक इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट ऑटोमोटिव जगत की कंपनियों के लिए। जिंदाल स्टेनलेस 23 सितंबर को कंपनी पूंजी जुटाने पर बोर्ड बैठक करने वाली है।
प्राइवेट प्लेसमेंट के जरिए यहाँ पर डेट सिक्योरिटीज के जरिए फंड जुटाने पर फैसला लिया जा सकता है। कुछ प्रमोटर फंड एक्शन है, इसमें सबसे पहले है गेटवे डिस्ट्रिक्ट पार्क्स, जहां पर HDFC म्यूचुअल फंड ने 5 लाख शेयरों की खरीदारी की है। हिस्सेदारी अब इनकी 5% से ऊपर जा चुकी है। ओपन मार्केट के जरिए 16 सितंबर को ये ट्रांजैक्शन हुआ था। मंगलम सीमेंट में भी प्रमोटर पिलानी इन्वेस्टमेंट्स ने 4 लाख शेयर की खरीदारी की है। हिस्सेदारी 4.07% से बढ़कर अब 5.53% हो गई है और ये भी ओपन मार्केट के जरिए ही ट्रांजैक्शन किए गए थे। और अंत में ग्रीन इंडस्ट्रीज प्रमोटर एक्शन में, यहां पर फंड एक्शन में टाटा हाउसिंग अपॉर्चुनिटीज ने 60,000 शेयरों की खरीदारी की है। 5.04% अब इनकी हिस्सेदारी हो गई है। और एक बड़ी डील है टूरिज्म फाइनेंस कॉर्पोरेशन में, जहां पर प्रमोटर ग्रुप की कंपनी इंडिया अपॉर्चुनिटीज प्राइवेट लिमिटेड ने 80.6 अपनी पूरी हिस्सेदारी 80.6 लाख शेयर्स बेचे हैं 62.25 पर शेयर पर। साथ ही तमाका कैपिटल मॉरिशस जो एक और प्रमोटर ग्रुप है 24 लाख शेयर यहां पर भी बेचे हैं 62.18 पर सिट्रीन फंड ने 21 लाख शेयरों की खरीदारी की है लगभग 62 रुपए प्रति शेयर के भाव पर। बड़े ब्लॉक डील्स हो रहे हैं, रोज हम देख रहे हैं और इंटरनेशनल फंड्स की तरफ से भी अच्छा पार्टिसिपेशन रहा है। आइए फिर आज की ब्रोकरेजेस क्या कह रही हैं, इस पर डालते हैं नजर FIR में। मॉर्निंग आशीष, पहले तो बताएं आज की टॉप रिपोर्ट्स कौन सी हैं। गुड मॉर्निंग दीपांशु। रिलायंस इंडस्ट्रीज के साथ शुरुआत कर लेते हैं। जेफरीज की तरफ से रिपोर्ट आई है, खरीदारी किराए को बरकरार रखा है। लक्ष्य 2,980 से बढ़ाकर 3,080 रुपए कर दिया है। 2,503 की क्लोजिंग और मान रहे कि जिनका ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट है इससे काफ़ी बढ़िया ग्रोथ यहाँ पर देखने को मिलेगी। 2035 तक नेट कार्बन जीरो एमिशन का टारगेट है इनका। बैलेंस शीट मजबूत है, वैल्यूएशन अच्छे हैं, तो स्टॉक के ऊपर नजर रखिएगा। इसके अलावा बैंकिंग स्टॉक्स के ऊपर भी खास नजर रहेगी। शुरुआत करते हैं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के साथ। जेफरीज ने खरीदारी किराए को बरकरार रखा और लक्ष्य बढ़ाया, 630 से बढ़ाकर 700 रुपए कर दिया है। 574 की क्लोजिंग है और अर्निंग्स के अनुमान में भी देखिए 3 से लेकर 5% की बढ़ोतरी की है। इसके अलावा अगर आप देखें तो बैंक ऑफ बड़ौदा यहाँ पर मैक्वायरी ने न्यूट्रल की रेटिंग को बरकरार रखा है, लेकिन जो लक्ष्य 110 से बढ़ाकर 115, हालांकि 142 पे स्टॉक ऑलरेडी चल रहा है। सिटी यूनियन बैंक यहाँ पर आउट परफॉर्म की रेटिंग दी है, लक्ष्य 210 से बढ़ाकर 220, 184 की क्लोजिंग है। बजाज फाइनेंस मॉर्गन स्टैनली ने ओवरवेट की रेटिंग को बरकरार रखा है 8,500 रुपए के लक्ष्य के लिए। और चोला इन्वेस्टमेंट पर मॉर्गन स्टैनली ने इक्वल वेट की रेटिंग दी है, 787 रुपए की क्लोजिंग है, 725 रुपए का लक्ष्य दे रहे हैं। इसके अलावा ऑयल एंड गैस स्टॉक्स के ऊपर भी आपको नजर रखनी है। यहाँ पर यूबीएस मान रहे कि आगे जाकर इनके मार्जिन में सुधार देखने को मिल सकता है। 5 साल की औसत के मुताबिक आप देखें तो फिलहाल जो इनके वैल्यूएशन हैं वो अट्रैक्टिव है, जिसके चलते IGL पर यूबीएस ने खरीदारी किराए दी है, 424 की क्लोजिंग है, 630 रुपए का लक्ष्य दिया है। MGL पर खरीदारी किराए को बरकरार रखा है 1280 के लक्ष्य के लिए। और गुजरात गैस यहाँ पर यूबीएस ने बिकवाली किराए दी है, 503 रुपए पे स्टॉक चल रहा है, 400 रुपए का ये लक्ष्य दे रहा है। तो कई सारे स्टॉक्स हैं जहां पर आपको रखनी नजर ब्रोकरेज के लिहाज से टॉप रिपोर्ट्स। बट और कौन सी रिपोर्ट्स हैं आशीष आपके पास? दीपांशु, HUL यहाँ पर देखिए मैक्वायरी की तरफ से रिपोर्ट है, आउट परफॉर्म की रेटिंग को बरकरार रखा है, 2,584 की क्लोजिंग है, 3,000 रुपए का लक्ष्य दे रहे हैं। ये मान रहे कि प्रीमियम प्रोडक्ट्स में जो बिक्री हो रही है इससे परफॉर्मेंस में एक इजाफा देखने को मिल रहा है। सेल्स ग्रोथ 16% के आसपास की एक्सपेक्ट करके चल रहे हैं, डिमांड काफी बढ़िया है, जिसके चलते स्टॉक के ऊपर भरोसा बना हुआ है। PB फिनटेक यहाँ पर सिटी की तरफ से रिपोर्ट है, खरीदारी किराए को बरकरार रखा है, 500 रुपए पर चल रहा है स्टॉक, 511 पर 750 रुपए का लक्ष्य दे रहे हैं। और ये मान रहे कि यहाँ से मार्जिन में इंप्रूवमेंट देखने को मिल सकता है। इनकी जो ऑनलाइन इंश्योरेंस मार्केट में पकड़ है वो काफ़ी बढ़िया है। और मॉर्गन स्टैनली ने भी ओवरवेट की रेटिंग को बरकरार रखा है, इनसे ज़्यादा बुलिश है क्योंकि 840 रुपए का लक्ष्य दे रहे हैं। जोमैटो पर देखिए जेफरीज की तरफ से रिपोर्ट है, खरीदारी किराए को बरकरार रखा है, 63 की क्लोजिंग है, 100 रुपए का लक्ष्य दे रहे हैं। और मान रहे कि जो फूड डिलीवरी बिजनेस है इसमें इन्वेस्टर्स को पूरी तरीके से भरोसा है। और साथ में ब्लिंकिट क्विक कॉमर्स के ऊपर भी जो है भरोसा अच्छा है, ग्रोथ यहाँ से बढ़िया देखने को मिल सकते हैं, तो जोमैटो पर नजर रखेंगे। और अंत में CLSA की एक अच्छी रिपोर्ट है रिन्यूएबल्स पर। रिपोर्ट पुरानी है, 2 दिन पहले मैंने आपको बता दी थी कि NHPC पर ये खरीदारी किराए देने 51 रुपए के लक्ष्य के लिए, लेकिन अब SJVN का भी टारगेट आ गया है। यहाँ पर भी ये खरीदारी किराए देने 32.5 की क्लोजिंग है, 42 रुपए का लक्ष्य दे रहे हैं। और रिपोर्ट में सबसे खास बात यह है कि कहने की जो ग्रोथ स्टॉक है वो वैल्यू के मल्टीपल्स पर चल रहे हैं, तो यहाँ पर काफ़ी अच्छी ग्रोथ की उम्मीद है और वैल्यूएशन इन्हें सस्ते नजर आ रहे हैं, तो NHPC और SJVN दोनों पर ये खरीदारी किराए दे रहे हैं। ओके, तो पावर स्टॉक्स और स्पेशली जो रिन्यूएबल पावर से जुड़े हैं, पावर वाटर रिन्यूएबल सोर्सेज यूज़ करते हैं, उन पर आपको बड़ा फोकस रखना है। बहुत बहुत शुक्रिया आशीष ये सारी रिपोर्ट्स हमारे साथ शेयर करने के लिए। आइए सारे हमारे मेहमान भी हैं तैयार, करते हैं उनका स्वागत। बिगुल पिक ऑफ द डे। कुणाल जी आपसे करेंगे शुरुआत। सर गुड मॉर्निंग, बताएं आपकी पिक ऑफ द डे कौन सी रही?
गुड मॉर्निंग दीपांशु, गुड मॉर्निंग अनिल जी। खरीदारी की राय है और खरीदना है टाइटन को। हमने देखा टाइटन में ज़बरदस्त तेज़ी कल के ट्रेड में बनती हुई दिखी। मुझे लगता है आज भी तेज़ी बनी रहेगी। STX का मूड खराब है तो टाइटन नीचे खुलना चाहिए। नीचे के लेवल्स पर बाय करें। 2640-45 के आसपास स्टॉप लॉस रख लें। पहला टारगेट 2755 2755 रुपए का, इवेंचुअल टारगेट 2800 रुपए का। टाइटन पर खरीदारी कराए। ओके, तो टाइटन पर रखें नजर। ये स्टॉक भी आपको बढ़िया एक्शन में आते हुए दिख सकता है। बंसी जी गुड मॉर्निंग सर, बताएं आपकी पिक ऑफ द डे। गुड मॉर्निंग दीपांशु। मेरा पिक ऑफ द डे है सन फार्मा पैक के साथ जाना चाहूंगा। सन फार्मा पसंद है। हल्की फुल्की करेक्शन पे थोड़ा सा नीचे मिल जाए तो सन फार्मा में खरीदारी की राय है। 895 895 स्टॉप लॉस है। 940 940 टारगेट है और सन फार्मा है मेरा पिक ऑफ द डे। के सन फार्मा पर रखिए नजर। कल फार्मा में हमने थोड़ा मोमेंटम भी बनते हुए देखा था, आज फिर से शायद एक्शन में आ सकता है। शरद जी गुड मॉर्निंग, आपकी पिक ऑफ द डे सर। गुड मॉर्निंग। हमारी पिक ऑफ द डे है गुजरात गैस। अगर आप कंपनी को देखें तो कंपनी CNG PNG में एक लीडिंग पोजीशन रखती है, सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन में एक लीडिंग पोजीशन रखती है इंडिया में। और कंपनी को जो मॉर्बी इंडस्ट्रियल बेल्ट पे ज़्यादा डिपेंडेंस है, तो अगर जो शिफ्ट होता है इलेक्ट्रिक कार्स में उसका भी बहुत ज़्यादा असर इनके ऊपर नहीं पड़ना चाहिए। प्लस हमारा ऐसा मानना है कि यूरोप में जिस तरीके से गैस के रिजर्व्स उन्होंने जमा किए विंटर डिमांड के लिए, उसकी वजह से शायद गैस के प्राइसेस में उतना बड़ा उछाल विंटर डिमांड की वजह से नहीं आएगा जितना हम पहले उम्मीद कर रहे थे। और ग्रेजुअली अगले 2 से 1 से 1.5 क्वार्टर में लगभग हम ये उम्मीद कर रहे हैं कि गैस की सिचुएशन भी नॉर्मलाइज होगी। जो इनके मार्जिन्स हैं वो करीब 2.3 पर SCM तक आ गए हैं, जो धीरे धीरे नॉर्मलाइज होकर 4-4.5 SCM तक वापस चले जाने चाहिए। तो अगले साल हम उम्मीद कर रहे हैं कि अर्निंग्स वापस 25-30 रुपए के आसपास FY24 में आ जाएगी। और जैसे जैसे इम्प्रूवमेंट आता है, जो मल्टीपल्स कंपनी को हिस्टोरिकली मिलते थे वो वापस मिलने लगेंगे, क्योंकि रिटर्न रेशियोज काफ़ी स्ट्रॉन्ग है कंपनी के। तो FY24 में हम ये उम्मीद कर रहे हैं कि अर्निंग्स करीब 30 रुपए के आसपास रहेगी। तो 20 का मल्टीपल कंपनी को आसानी से मिलना चाहिए। तो 600 रुपए के लक्ष्य के हिसाब से गुजरात गैस है हमारी पिक ऑफ द डे। ओके, तो गुजरात गैस इस पर रखिए नजर। थोड़ा एक्शन में वापस आपको गैस डिस्ट्रीब्यूशन दिखें। गुजरात गैस भी मूवमेंट के लिए हो रहा है। सिमी जी भी हमारे साथ जुड़ के हैं। सिमी जी गुड मॉर्निंग, आपकी पिक ऑफ द डे आज की। वेरी गुड मॉर्निंग दीपांशु, वेरी गुड मॉर्निंग अनिल जी। मेरे तरफ से भी पिक ऑफ द डे सन फार्मा ही है और अभी अभी राकेश जी ने भी सन फार्मा ही दिया है, तो मैं भी बिल्कुल सहमत हूँ। और सबसे बड़ा बात यह है कि राकेश जी का भी स्टॉप लॉसेस एंड टारगेट्स मेरे जैसा ही है। टारगेट्स तो राकेश जी ने एक ही दिया है और मैंने तो 3 दिया है। मैंने तो 940 में 3 टारगेट बैठा दिया है। 925 का पहला टारगेट, 934 का दूसरा टारगेट, 940 का तीसरा टारगेट के लिए सन फार्मा को खरीद कर चलिए। थोड़ा सा नीचे खुलता है 910 905 के 905 के आसपास खुलता है तो खरीदने का सलाह होगा। स्टॉप लॉस भी एग्जैक्टली सेम है, 895 ही है दोनों का स्टॉप लॉस। तो मेरा भी पिक सन फार्मा ही है। मतलब कुछ नहीं कर सकते, इतना बढ़िया मोमेंटम कल आया था सन फार्मा में, उसके बाद सन फार्मा देना ही था। बिल्कुल, ग्रेट माइंड्स थिंक अलाइक। और राकेश जी, सिमी जी दोनों की सोच मिलती हुई, टारगेट्स भी ऑलमोस्ट सिमिलर ही आ रहे हैं आपके लिए। 940 के इवेंचुअल टारगेट्स बंसल जी और सिमी जी दोनों को ही पसंद है। सन फार्मा के लिए स्टॉक भी एक्शन में रह सकता है। सुमित जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सुमित जी मॉर्निंग सर, आपकी नजर कहां पर है आज पिक ऑफ द डे के लिए? गुड मॉर्निंग दीपांशु, गुड मॉर्निंग दीपांशु। पिक ऑफ द डे के तौर पे फार्मा सेक्टर के स्टॉक्स को ही सिलेक्ट करना चाहिए। फार्मा सेक्टर के स्टॉक्स के अंदर एक अच्छा मोमेंटम बना है कल। तो जो स्टॉक मेरे रडार पे आया है वो है डॉक्टर रेड्डी। डॉक्टर रेड्डी लास्ट 2 दिनों के हाई ब्रेक किया है और कल एक अच्छी स्ट्रॉन्ग कैंडल फॉर्म हुई है। 4200 के आसपास डॉक्टर रेड्डी के अंदर खरीदारी करके चलने का सलाह रहेगा। कोई भी डिप आता है छोटा मोटा तो खरीदारी करें। नीचे के अंदर जो स्टॉप लॉस बनेगा 4125 का इसके अंदर स्टॉप लॉस बनेगा। 4125 के स्टॉप लॉस से डॉक्टर रेड्डी में खरीदारी करके चलने का सलाह रहेगा। और ऊपर में जो टारगेट देखने को मिल सकते हैं 4325 का इसका पहला टारगेट होगा। 4325 का लेवल टूटने के बाद 4400 रुपए तक के लेवल भी डॉक्टर रेड्डी में ऊपर की तरफ देखने को मिल सकते हैं। तो डॉक्टर रेड्डी में खरीदारी करें। 4125 का स्टॉप लॉस, 4325 से 4400 तक के टारगेट डॉक्टर रेड्डी में देखने को मिल सकते हैं। ओके, तो डॉक्टर रेड्डीज पर रखिए नजर, सन फार्मा पर रखिए नजर। कल भी क्लोजिंग शो में हमने देखा था सिप्ला आपके लिए एक्शन में आया था, रिकमेंडेड लिस्ट था। सन फार्मा तो चार्ट कॉर्नर की रिकमेंडेशन था ही। टुवर्ड्स द एंड ऑफ ट्रेड हमने औरोबिंदो में भी एक स्पाइक देखा था। शरद जी, कैसा माना जाए इस फार्मा मूव को? थोड़ा सेक्टोरल रोटेशन की तरह इसे देखना है सर, या फिर कुछ फंडामेंटल बदलाव भी होते हुए दिख रहे हैं आपको फार्मा में? देखिए, फंडामेंटल बदलाव में 2 चीजें हैं। एक, जो काउंटर्स बहुत ज्यादा पिटे हुए हैं, वैल्यूएशन वाइज काफी ज्यादा अट्रैक्टिव हो गए। मुझे याद नहीं है पिछले
कोविड को छोड़ के 10-12 सालों में मैंने इन मल्टीपल्स को इस तरीके से क्रैक करते हुए देखा है, जो प्राइमरली यूएस में आने वाले स्लोडाउन की वजह से है। जैसे आपने डॉक्टर रेड्डी का नाम लिया, ये लोग सब अब ग्रेजुअली जो डोमेस्टिक मार्केट है उसकी स्ट्रेंथ पे प्ले कर रहे हैं। वैल्यूएशंस अट्रैक्टिव है और मेरे हिसाब से चाहे कुछ कंपनीज में कॉर्पोरेट गवर्नेंस हो, चाहे यूएस एफडीए के इश्यूज हो, ज्यादातर इश्यूज मोर और लेस अपने पीछे हैं और आने वाले समय में जिन वैल्यूएशंस पे ये स्टॉक ट्रेड कर रहे हैं, मुझे लगता है 1 से 1.5 साल में काफी बड़ी री रेटिंग की संभावना है। फ्रंट लाइंस पे डॉक्टर रेड्डी मुझे बहुत सही लगता है और मिड कैप्स में जाइडस कैडिला, मतलब जाइडस लाइफ साइंस जो स्टॉक है वो हो गया, लुपिन हो गया। इन वैल्यूएशंस पे मुझे लगता है आपकी जो डाउनसाइड है वो काफी लिमिटेड है इन स्टॉक्स में, तो मार्जिन ऑफ सेफ्टी काफी हाई है। तो ये स्पेस इसलिए आज से, और ग्रेजुअली जो ये शिफ्ट हो रहा है और यूएस में भी जो स्लो डाउन कुछ प्रोडक्ट्स में इनका आना था वो ऑलरेडी आ गया है, तो यहाँ से और ज्यादा वीकनेस की गुंजाइश काफी कम रह जाती है इन स्टॉक्स में। ये है आपके लिए बिल्कुल। तो फार्मा शेयरों में भरपूर एक्शन बनने की संभावना है यहाँ पर आज आती हुई दिख रही है। आइए कुछ और स्टॉक्स हैं जहाँ पर एक्शन भरपूर दिखेगा। त्रिवेणी इंजीनियरिंग और त्रिवेणी टरबाइन, ये 2 स्टॉक और ऐसे हैं जहाँ पर एक्शन भरपूर है। त्रिवेणी इंजीनियरिंग अपना हिस्सा बेचेगी त्रिवेणी टरबाइन में। देखो, त्रिवेणी इंजीनियरिंग होल्डिंग कंपनी एक तरह से मान लो, इनके पास होल्डिंग है त्रिवेणी टरबाइन की। तो जो शेयर बिकेंगे वो त्रिवेणी टरबाइन के, ये वो जो 229 वाले हैं ये बिकेंगे। करीबन 3 करोड़ 82 लाख शेयर आज बिक सकते हैं 226 से 229 रुपए की रेंज, यानी कि मार्केट प्राइस के आसपास ही। त्रिवेणी इंजीनियरिंग जो कंपनी है ना, जिसके शेयर जो त्रिवेणी इंजीनियरिंग जो ऊपर वाली जो कंपनी है जो बेचेगी, वो शुगर कंपनी है। इंजीनियरिंग के चक्कर में मतलब चक्कर में मत पड़ जाना, ये शुगर कंपनी है। और जिसमें टरबाइन लिखा हुआ है वो इंजीनियरिंग कंपनी है। बराबर है, कंफ्यूजिंग, हाँ कंफ्यूजिंग है बट ट्रू। नाम चेंज करवा देना चाहिए, इधर त्रिवेणी शुगर कर दो, इधर त्रिवेणी इंजीनियरिंग, अच्छा टरबाइन लगाना है, टरबाइन एंड इंजीनियरिंग कर दो, तो क्या क्लियरिटी हो जाए। बट अभी हम क्लियरिटी आपको दे रहे हैं। सो जिसका भाव बढ़ा है वो बड़ी कंपनी। अभी तो ये फॉर्मूले से याद रख लो ताकि आपको ध्यान रहे। ज्यादा डिफरेंस है नहीं, हाँ फिर भी हाँ 50 रुपये 40 रुपये का तो है। तो त्रिवेणी इंजीनियरिंग बड़ी कंपनी है, इनके पास शेयर है त्रिवेणी टरबाइन के जो बिकेंगे करीबन 4.25 करोड़ शेयर, 3 करोड़ 82 लाख शेयर। अब जो भाव में बिकेंगे वो देखते हैं, और इससे आएंगे 825 करोड़ रुपए कंपनी के पास में। इसके अलावा भी और हिस्सेदारी बेचने की बात प्रोमोटर की तरफ से भी हो रही है, जिससे पैसा ऐसा आएगा। अब आइए इन दोनों कंपनियों पर राय ली जाए। शरद जी, आपके रडार पे है, ट्रैक करते हैं, नहीं तो फिर मुझे तकनीकी विशेषज्ञों से राय लेनी पड़ेगी। इंजीनियरिंग तो शुगर में बहुत ज्यादा क्लोजली ट्रैक नहीं करता। टरबाइन मुझे हमेशा से काफी अच्छी लगती है कंपनी, जिस तरीके से इन्होंने अपने प्रोडक्ट प्रोफाइल और मार्जिन प्रोफाइल को मेंटेन किया है, और आने वाले समय में जैसा कैपेक्स प्रोफाइल, जैसा कैपेक्स एक्सपेक्टेड है इंडिया में अक्रॉस द बोर्ड, तो उसका फायदा इस कंपनी को होना चाहिए। तो मैं ये उम्मीद कर रहा हूँ कि ये जो कैपेक्स साइकिल हमारा अगले 5-7 साल चलने वाला है, उसमें से त्रिवेणी टरबाइन में काफी री-रेटिंग होने की गुंजाइश है। हालांकि ऑलरेडी स्टॉक में भी ठीक ठाक रन अप आ गया है, और अभी जो अर्निंग्स एक्सपेक्टेशन है उस हिसाब से तो वैल्यूएशन लगभग पूरी है, लेकिन मुझे लगता है कि काफी स्कोप है स्टॉक में और री-रेटिंग होने का। तो त्रिवेणी टरबाइन दोनों में से मुझे ज्यादा पसंद है। वो बात करते तो हो ही गया। शरद जी, आपके बोलने की देर थी, देखो काम हो गया। 3.25 करोड़ शेयरों का तो हो गया है काम। 3 करोड़ 23 लाख शेयर, 3 करोड़ 82 लाख शेयर की टोटल हमारी उम्मीद है। देखो और होता है कि नहीं होता है, लेकिन दीप जरा डिटेल बता दीजिए फटाफट आप। बिल्कुल सर, वही 3.25 करोड़ शेयर्स के सौदे आपको होते हुए दिख रहे हैं। ओवरऑल करीब 11% इक्विटी ये रिप्रेजेंट करता है। ऑलमोस्ट 12% इक्विटी के सौदे होने वाले हैं। तो कुछ और शेयर्स के भी हैं, बट जो ब्लॉक डील विंडो खुली है उसमें हमने देखा है कि प्री ओपन ब्लॉक डील विंडो में ये सौदे होते हुए दिख रहे हैं। ज़्यादा डिस्काउंट पर नहीं है अनिल जी, ये बात इंटरेस्टिंग है। लगभग कल की क्लोजिंग से देखें तो 1% तक के डिस्काउंट पर ये हो सकते हैं। ऑलरेडी 7% गिर चुका था, तो बाजार को शायद अनुमान लग गया था कि ये आने वाला है। अनुमान नहीं, खबर खबर जितना गिरा उस हिसाब से तो खबर थी। हाँ बिल्कुल, तो लग रहा था, और शायद इसलिए भी प्राइस रेंज भी कल शायद मार्केट को ऑलरेडी पता थी, इसलिए आप देख रहे हैं कि कल ऑलरेडी प्राइस एडजस्ट हो चुका था इस काउंटर के लिए। अब देखते हैं आज कैसा एक्शन इस पर रहेगा। एक बार जरा चार्ट पर भी राय ले ली जाए त्रिवेणी टरबाइन की। त्रिवेणी टरबाइन, सुमित जी जरा इसके चार्ट पर नजर डालें। ऑफ कोर्स कल तो गिरा है, आज चार्ट पर क्या लेवल दिख रहे हैं? देवांशु, ऊपरी लेवल में स्टॉक ने रेजिस्टेंस फेस किया है, 240 का इसके अंदर रेजिस्टेंस बना है। हाँ, ओवरऑल स्टॉक का ट्रेंड तेजी के अंदर बना है, तो कोई छोटा मोटा प्रॉफिट बुकिंग अगर आता है 210 215 के लेवल्स के आसपास, तो लोअर लेवल्स पे इसमें खरीदारी बनेगी। बट इमीडिएट एक बार वेट एंड वॉच करें, थोड़ा सा गिरावट देखने को मिल सकता है 10-15 या 20 रुपए के आसपास, और लोअर लेवल्स पे इसमें खरीदारी कर सकते हैं। ऊपर में रेजिस्टेंस है 240 का, उसके बाद इसमें फ्रेश अप मूव आएगा।
तो ये है आपके लिए राय इस वक्त त्रिवेणी पर। वागले साहब भी जुड़ चुके हैं, करते हैं उनसे सुप्रभात। वागले साहब स्वागत है, बताएं सर पिक ऑफ द डे। अनिल जी गुड मॉर्निंग, दीपांशु गुड मॉर्निंग। अनिल जी पिक ऑफ द डे मेरा सिप्ला होगा, जो कल मैंने मिस कर दिया, लेकिन मुझे लगता है ये पोजिशनली भी बहुत अच्छा सेटअप बना है। 1086 का बंद है, आज के गैप डाउन ओपनिंग में हल्का सा नीचे मिल सकता है, 0.5% 1%, तो वहां पर बाय करके चले। 1053 का स्टॉप लॉस होगा और मुझे लगता है 2 से 3 दिन में भी 4 दिन, एक आध हफ्ते का व्यू लेंगे तो ये 1130 1135 तक जाना चाहिए। 1134 का मेरा टारगेट है। साहब आपकी जानकारी के लिए बता दूं, फार्मा के अलावा बाकी शेयर भी लिस्टेड है, आज ट्रेड करेंगे। आप चौथे महानुभाव हैं जिन्होंने आज फार्मा शेयर चुना है। कुणाल जी तो फिर भी फॉर चेंज बच गए आज। टाइटन सिमित जी और बंसल जी ने सांठ गांठ करके दोनों ने सन फार्मा चुना है। सुमित जी ने डॉक्टर रेड्डी, सिमित जी को देखकर चुना है, तो वागले साहब ने इन सबको देखकर सिप्ला चुना है। ऐसा हमारा विश्लेषण है, सही है या गलत अब आप जाने। सब मिली भगत है सबकी। हाँ, और उसके ऊपर शरद जी ने भी हाँ में हाँ मिलाई है कि हाँ हमें फार्मा पसंद है। जी वागले साहब कुछ कहना चाहेंगे आप? अनिल जी अभी थोड़ा सा डर लगने लगा है। हाँ मुझसे ना, मुझसे नहीं, आपसे नहीं, क्योंकि सभी ने चुना है इसके लिए। मैं तो फालतू में HCL टेक वाली बात हो गई ऐसे वाली। हाँ मैं फालतू में खुश हो गया, मुझे लगा वागले साहब मुझसे डरे। चलिए ये तो अच्छी बात है, बड़े समय बाद ऐसा हुआ है। तो चलिए फार्मा शेयरों पर रखी नजर, बढ़िया एक्शन में नजर आ रहे हैं। एब्सोल्युटली, तो फार्मा पर रखनी है नजर, यहाँ पर आपको एक्शन दिखेगा ही, फोकस में आ रहे हैं। अंबुजा और एसीसी ये भी फोकस में रहने वाले हैं। शरद जी, अभी ओपन ऑफर खत्म हुआ था, उसके बाद फंड इन्फ्यूजन भी किया और उसके बाद खबर आ रही है कि जितनी भी शेयर होल्डिंग है अदानी ग्रुप की इन दोनों कंपनीज में, 63% अंबुजा और 56% एसीसी में, वो पूरी की पूरी गिरवी रख दी गई है। सर कैसे देखना है इस डेवलपमेंट को? ये देखिए, ये अडानी का टिपिकल मॉडल है, एक एसेट को लीवरेज करके उस एसेट के ऊपर से दूसरे एसेट में वैल्यू क्रिएट करना या उसी में एक्सपेंशन करना, क्योंकि नए फंड्स तो कहाँ से लाएंगे, या तो डेट लेंगे या लॉन्ग टर्म बोरोइंग की जरूरत है। ऑलरेडी शायद 80-90 हज़ार करोड़ की तो बोरोइंग है ही है इनकी, तो पूरा स्ट्रक्चर ही वही है। मुझे रिसेम्बलेंस लगता है एक टाइम पे जैसे हम एलएन मित्तल ग्रुप की बात करते थे, वो चेन पे चेन एक्वायर करते जाते थे, एक एसेट को लीवरेज करके दूसरे एसेट में। तो अडानी का भी बिजनेस मॉडल वही है। तो जब इन्होंने एसीसी अंबुजा को एक्वायर किया, चूंकि ये दोनों सीमेंट कंपनीज बहुत ज्यादा या नेग्लिजिबली लिवरेज थी, तो मुझे लगता है ये तो उनका मोडस ऑपरेंडी है कि लिवरेज तो वो बढ़ाएंगे ही, क्योंकि जिस तरीके की ग्रोथ, अग्रेसिव ग्रोथ की वो प्लान कर रहे हैं, वो बिना डेट फंडिंग के हो भी नहीं सकती। और अगर नॉर्मल ग्रोथ वो करेंगे 5-7%, तो वो इंटरनल अप्रूवल से हो सकती है। बट अडानी के पूरे मॉडल में, मुंद्रा पोर्ट से चालू करके आज तक के मॉडल में, अगर आप जो रैपिड एक्सपेंशन देखेंगे अक्रॉस, तो वो सारे में यही मॉडल है। रिस्क यही है कि किसी दिन ये चेन टूटी तो फिर कैसे संभालेंगे, वो एक चैलेंज रहता है। बट टिल डेट तो काफी सक्सेसफुली डिमॉन्स्ट्रेट किया है जो भी वो कर रहे हैं, और वैल्यूएशंस भी काफी अबनॉर्मल है जहां भी वो प्रेजेंस रखते हैं। तो सीमेंट में मुझे लगता है मिड कैप, स्मॉल कैप या जो छोटी कंपनीज हैं, वहां पे ज्यादा एक्शन देखने को मिलेगा अगर एम&ए एक्टिविटी और हाइप अप होती है। तो फ्रंटलाइन स्टॉक्स में ज्यादातर में वैल्यूएशन लगभग पूरी है। तो छोटे स्टॉक्स में मैं देख रहा था जेके लक्ष्मी सीमेंट वगैरह वैल्यूएशन वाइज अभी भी अट्रैक्टिव है। बिरला कॉर्प ठीक ठाक वैल्यूएशन पे अवेलेबल है, बट बड़ी कंपनीज में तो लगभग ईवी पर टन के हिसाब से जो वैल्यूएशन पीक मल्टीपल मिलना चाहिए वहां पे आ गए। सीमेंट शेयरों पर आए, महंगे वाले छोड़ दो, जो अफोर्डेबल है, जो आप अफोर्ड कर सकते हो वो वाले ले लो। सर हाँ बात तो सही है, वैसे छोटे वाले भी काफी सारे अब दौड़ चुके हैं। अब हर चीज महंगी, मतलब अगर दालें सारी महंगी तो जो सबसे सस्ती वाली खा लो, फिर और क्या है। वैसा हाल है। महंगाई तो सभी जगह है, सीमेंट में तो भरपूर तेजी होती दिख रही है। एक चीज बताओ दीप, हमारा अंदाजा था सीमेंट सेक्टर बढ़ेगा, लेकिन इतनी जल्दी और इतनी तेजी से बढ़ेगा ये कुछ ज्यादा हो गया। बजट तक का अंदाजा था, तो सारी चीजें बजट के टारगेट दिवाली के पहले ही आ रहे हैं। आपके फर्टिलाइजर, केमिकल, फर्टिलाइजर वगैरह सब, मतलब आप सोचो एक और सेक्टर अच्छा वापस से चलने को तैयार, वापस से चलने, हिंट गेस एनीबॉडीज के, जरा आप सब लोगों को भी पूछता हूँ, एक सेक्टर वापस से चलने को तैयार है, जरा इस सेक्टर पर अपनी अपनी राय सोच कर रखिएगा। थोड़ा सा हिंट दे दूं? थोड़ा एक हिंट तो क्या, सुमित जी की शक्ल से मेरे को लग रहा है सुमित जी बोले मैं क्लूलेस हूं, कुछ तो बताओ। तो सुमित जी, ऐसा सेक्टर है जो निफ्टी में नहीं है, छोटे वाले में,
छोटे सेक्टर में से